Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle एंड रिटर्न के रिवीजन क्लास के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था रिटर्न के बारे में। एक्चुअली ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था और जो भी पार्ट्स बच गए थे वो सब आज हम लोग आज वाले क्लास में कंप्लीट करेंगे। और ये जो क्लास है ये रिटर्न ऑफ इनकम का थर्ड एंड लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे बुक में जो भी टॉपिक्स हैं हम लोग एक एक करके चेक करते जाएंगे हम लोगों ने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सो पहला टॉपिक है कि रिटर्न किस किस को फाइल करने की ज़रूरत है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, राइट। फिर हम लोगों ने मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। सो यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ये अभी हम लोग करके देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है वेदर फॉलोइंग एसएससी इज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। मिस्टर एक्स, ठीक है, तो इनका जो टैक्सेबल इनकम है बिफोर डिडक्शन दैट इज 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज, तो ऑब्वियस सी बात है इनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत पड़ेगी। सो यस, ही नीड्स टू फाइल अ रिटर्न। सेकेंड केस में है मिस्टर वाई जिनका टैक्सेबल इनकम बिफोर डिडक्शन इज 30,000 विच इज लेस देन 2.5 लाख, तो उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ही इज एन इंडिविजुअल। थर्ड में है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। लिमिटेड मतलब है कंपनी, कंपनी को तो किसी भी हाल में रिटर्न फाइल करने की जरूरत है इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज ऑफ इनकम, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। नेक्स्ट आता है रिटर्न फाइल टू एम्प्लॉयर बाय सैलरीड एम्प्लॉयज और बल्क फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय सैलरीड एम्प्लॉय, ये भी हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ लिया था। उसके बाद यहाँ पर आपको एलिजिबल एम्प्लॉय और एलिजिबल एम्प्लॉयर, फिर स्पेसिफाइड सिटीज़, कौन से सिटीज़ स्पेसिफाइड हैं, ये सब आपको दिया है। तो ये आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ एक्सेप्शंस आपको दिए हैं। फॉलोइंग रिटर्न्स शैल नॉट बी फर्निश्ड अंडर द स्कीम, तो यहाँ पर आपको 6 पॉइंट्स दिए हैं। कौन से केस में आपको रिटर्न जो है फर्निश करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आता है आपका सेक्शन 139(1)(b) दैट इज़ योर रिटर्न फाइल्ड इन कंप्यूटर रीडेबल मीडिया, राइट। उसके बाद आता है टीआरपी वाला यानी कि टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स वाला जो सेक्शन है वो। उसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ, कौन से फॉर्म में आपको रिटर्न फाइल करना है, किसके लिए क्या है, जैसे सहज था ITR 1, सुगम था ITR 4, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद आता है मोड ऑफ फर्निशिंग इनकम टैक्स रिटर्न। सो ये भी हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था इन डिटेल पढ़ के। सो इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। ये भी हम लोगों ने फर्स्ट वाले क्लास में ही पढ़ लिया था। अब देखते हैं हम लोग फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 234F। Under section 234F, we are going to study the fee or penalty of delay in filing of income tax return. सो यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। पहला वाला कॉलम है कि ITR फाइल्ड ड्यूरिंग विच पीरियड, और दूसरा कॉलम है कि आपको उस पर पेनल्टी कितना लगेगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स किसके लिए वैलिड हैं, जिनका टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। दोज पीपल हुज टोटल इनकम इज मोर देन 5 लाख्स, और उनके लिए अगर वो लोग जो ITR है वो फाइल कर रहे हैं आफ्टर ड्यू डेट बट बिफोर 31st December ऑफ द असेसमेंट ईयर, ठीक है। कौन सा डेट, ड्यू डेट और 31st December ऑफ द असेसमेंट ईयर के बीच में कभी भी अगर ITR फाइल कर रहे हैं तो उनको पेनल्टी लगेगा 5,000 रुपीज़। कितना लगेगा, 5,000 रुपीज़। और अगर जिनका टोटल इनकम मोर देन 5 lakhs है, उनमें से कोई अगर आफ्टर 31st December ऑफ दैट असेसमेंट ईयर, मतलब 31 दिसंबर उस साल, उस असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर के बाद अगर कोई ITR फाइल कर रहा है तो उनको कितना पेनल्टी लगेगा, उनको लगेगा 10,000 रुपीज़। लेकिन जिनका टोटल इनकम इज लेस देन 5 lakhs रुपीज़, उनका डिले चाहे जितना भी हो, वॉट एवर मे बी द डिले, ही हैज़ टू पे 1,000 रुपीज़ ओनली। कितना, 1,000। तो रिवाइज करो, ड्यू डेट के बाद लेकिन 31 दिसंबर से पहले अगर वो पे कर रहे हैं और उनका टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है,
सो नाउ ही हैज़ टू पे अ पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज़। और अगर आफ्टर 31 दिसंबर वो ITR फाइल कर रहे हैं तो उस केस में उनको इसका एग्जैक्ट डबल लगेगा। कितना लगेगा? 10,000 रुपीज़। और उनका जो टोटल इनकम है अगर लेस देन 5 lakhs है तो चाहे जितना भी डिले हो उनको ओनली 1,000 रुपीज़ ही पेनल्टी पे करना पड़ेगा। ठीक है? Such fee or penalty shall be payable along with amount of taxes payable by the SSE under section 140A। सेक्शन 140A में उनको जितना भी टैक्सेस पे करना है उसके साथ ही ये जो पेनल्टी जितना भी पेनल्टी उन पर लगा होगा वो उनको पे करना पड़ेगा। If SSE does not pay this penalty then he won't be able to file his return of income। अगर वो पेनल्टी नहीं दे रहे हैं तो उनका जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो फाइल नहीं कर सकते हैं। ही विल नॉट बी एबल टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है? अभी यहाँ पर एक और जो सेक्शन है वो ऐड हुआ है, दैट इज सेक्शन 276 CC। यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है प्रोसिक्यूशन फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। Prosecution proceeding can be initiated in case of failure to file an ITR where tax payable by the SSE is 10,000 or more। जहाँ पर SSE का जो टैक्स पेबल अमाउंट है वो अगर SSE को 10,000 या उससे ज़्यादा टैक्स देना है तो उस केस में उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। ठीक है? अगर उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो। ठीक है? तो बस बुक में वही सेम चीज़ ही दिया है, यहाँ पर आप लोग पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का लॉस रिटर्न का सेक्शन 139 क्लॉज 3। फिर बिलेटेड रिटर्न ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। और यहाँ पर आता है हम लोग का सेकेंड इलस्ट्रेशन जिसमें कि बोल रहा है स्टेट द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139 क्लॉज 4 टू सबमिट अ बिलेटेड रिटर्न फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस में क्या है? नो असेसमेंट इज मेड अंडर सेक्शन 144। तो उस केस में कब होगा जो बिलेटेड रिटर्न सबमिट? 31 मार्च ऑफ द असेसमेंट ईयर 2022। सेकेंड केस में है असेसी फेल्ड टू रिस्पॉन्ड टू नोटिस अंडर सेक्शन 142 क्लॉज 1 सर्व्ड ऑन 5 नवंबर 2021। ओके, टाइम कब तक अलाउड है? 5 दिसंबर 2021 तक टाइम अलाउड है, बट नो असेसमेंट इज मेड अंडर सेक्शन 144। तो इस वाले केस में भी ये 31 मार्च 2022 हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। ये कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 139 क्लॉज 4A। तो इसमें क्या बोल रहा है? अगर उस चैरिटेबल ट्रस्ट का ये जो दो इनकम आपको दिया है, ये दो इनकम अगर बिफोर अलाउइंग एग्जेम्पशन इफ द इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो उस केस में उनको ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। और पेनल्टी क्या है? अगर वो लोग ड्यू डेट के अंदर ही रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हर एक दिन का 100 रुपीज़ का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? पॉलिटिकल पार्टी का रिटर्न ऑफ इनकम है। जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के, या फिर जिनको हम लोग सेक्रेटरी बोलते हैं, उनको ही सपोज टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम। और उनका जो भी टोटल अमाउंट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम होगा बिफोर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 13A, तो अगर वो टोटल इनकम एक्सीड करता है वो मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो उस केस में उनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। क्या आता है? रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस अंडर सेक्शन 139 4C। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी कुछ लिस्ट दिया है किस किस को इस सेक्शन के अंडर में रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। और जिनका भी एग्जेम्पशन सीलिंग से ज़्यादा होता है इनकम, उनको इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत है। और पेनल्टी क्या है? सेम 100 रुपीज़ पर डे जब तक उनका ये फेलियर कंटिन्यू करता है, यानी कि जब तक वो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट बोल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज को अपना रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करने की ज़रूरत है, फिर चाहे उनका इनकम आ रहा है या फिर लॉस आ रहा है।
नेक्स्ट जो इनकम है सेक्शन 139(4)(e, ये क्या है? ये है रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट। हर वो बिजनेस ट्रस्ट विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम और लॉस अंडर एनी अदर प्रोविजन। मतलब क्या है? किसी दूसरे प्रोविजन के अंडर में जिस भी बिजनेस ट्रस्ट को रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, दे आर सपोज टू फाइल देयर रिटर्न और फर्निश देयर रिटर्न अंडर दिस सेक्शन। नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन 139(4)(f), यहाँ पर किसको रिटर्न फर्निश करने की ज़रूरत है? जितने भी इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, every investment fund referred to in section 115(ub), which is not required to furnish return of income or loss under any other provision of this section, उनको यही वाले सेक्शन के अंडर में ही अपना रिटर्न फर्निश करना है। ठीक है। अगला जो हम लोग का सेक्शन हम लोग देख पा रहे हैं, दैट इज सेक्शन 139 क्लॉज 5 रिवाइज्ड रिटर्न। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं इन डिटेल। नेक्स्ट जो है 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न, ये भी हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 140। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अमेंडेड लिखा है छोटे छोटे राइटिंग में, दैट मीन्स ये आपका रिसेंट अमेंडमेंट है एंड यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रिटी वेल। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज वेरिफिकेशन। वेरीफाई करना मतलब आप जो रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करोगे उसको वेरीफाई कौन करेगा, उसको साइन कौन करेगा। ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम पर साइन कौन करेगा। तो इन सारे एसएससीज के केस में कौन इसको वेरीफाई करेगा, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट केस है व्हेन द एसएससी इज एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के केस में जनरली वो पर्टिकुलर इंसान ही वेरीफाई करता है खुद, दैट इंडिविजुअल हिमसेल्फ नीड्स टू वेरीफाई दैट। अदरवाइज जहाँ पर इंडिविजुअल इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, वो अगर इंडिया में नहीं है, तो उस केस में कौन कर सकता है उनके लिए वेरिफिकेशन? या तो इंडिविजुअल हिमसेल्फ और बाय द ड्यूली ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ सच इंडिविजुअल। ड्यूली ऑथराइज्ड पर्सन जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी होता है, वो भी वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर द इंडिविजुअल इज मेंटली इनकेपेसिटेटेड। मतलब जो मेंटली रिटार्डेड हैं, उनके केस में कौन वेरीफाई कर सकता है रिटर्न को? जो भी उनके गार्डियन है या फिर एनी अदर पर्सन हु इज कम्पिटेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। या तो उनके जो गार्डियन है या उनके पेरेंट है जो भी हैं, या तो वो कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा पर्सन हु इज कम्पिटेंट कि वो उनके बिहाफ पर काम कर सके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट केस बोल रहा है जहाँ पर वो इंडिविजुअल खुद नहीं कर सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल टू वेरीफाई द रिटर्न। उस केस में एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय हिम कर सकते हैं। यहाँ पर एक नोट में छोटा छोटा राइटिंग में दिया है, जब भी रिटर्न वेरीफाई किया जाता है किसी ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा, तो उस केस में जो रिटर्न है ना, इट शुड बी अकम्पनीड विथ पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी के साथ ही रिटर्न को जमा करना ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट जो है दैट इज व्हेन द एसएससी इज द HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में इन जनरल जो कर्ता होते हैं, कर्ता वेरीफाई करते हैं रिटर्न को। अगर कर्ता एब्सेंट है इंडिया से या फिर अगर जो कर्ता है वो मेंटली इनकेपेसिटेटेड है, तो एनी अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली जो रिटर्न है उस पर साइन करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट एसएससी है दैट इज अ फर्म। तो फर्म्स के केस में जनरली कौन करता है? जो मैनेजिंग पार्टनर होते हैं उनको वेरीफाई करना रहता है रिटर्न ऑफ इनकम। हु इज अ मैनेजिंग पार्टनर? देखो, एक पार्टनरशिप फर्म है लेट्स से, तो वहाँ पर लेट्स से 2 पार्टनर्स हैं, तो उनमें से एक पार्टनर वो होता है जो मेन पार्टनर होता है, जो उस फर्म की देख रेख करता है। द पार्टनर हु हैज़ अटमोस्ट अथॉरिटी, जिनके पास सारा अथॉरिटी रहता है, उनको बोला जाता है मैनेजिंग पार्टनर। तो फर्म के केस में कौन कर सकता है उसको? मैनेजिंग पार्टनर वेरीफाई करता है। और अगर मैनेजिंग पार्टनर के बिहाफ पर ये पॉसिबल नहीं है वेरीफाई करना, और या फिर वहाँ पर कोई मैनेजिंग पार्टनर है ही नहीं, सबके पास इक्वल अथॉरिटी है, तो उस केस में एनी अडल्ट पार्टनर कैन वेरीफाई द रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है। नेक्स्ट आता है LLP के केस में कौन करेगा? जनरली जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है
उसको वेरीफाई करना रहता है रिटर्न को। लेकिन अगर किसी अनअवॉइडेबल रीज़न की वजह से जो डेज़िग्नेटेड पार्टनर है वो वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वहाँ पर कोई डेज़िग्नेटेड पार्टनर है ही नहीं, तो उस केस में कोई भी पार्टनर या फिर एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड पर्सन कैन वेरीफाई देयर रिटर्न ऑफ इनकम। नेक्स्ट आता है हम लोग का लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी के केस में जो प्रिंसिपल ऑफिसर होते हैं उनको वेरीफाई करना रहता है। जैसे कि लोकल अथॉरिटी यानी कि ग्राम पंचायत या फिर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, उनके जो हेड होते हैं उनको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफिसर। वो अगर वेरीफाई करेंगे तो भी रिटर्न ऑफ इनकम अगर वो भी साइन करेंगे तो रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के केस में कौन कर सकता है? जो सीईओ है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनको ही वेरीफाई करना है रिटर्न को। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन द एसएससी इज अ कंपनी। तो जनरली कौन करता है, ये तो सबको ही पता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उनको जो रिटर्न ऑफ इनकम रहता है उसको वेरीफाई करना रहता है। लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से जो एमडी हैं वो वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कंपनी का कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है ही नहीं, तो उस केस में एनी डायरेक्टर और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड पर्सन इज एलिजिबल टू साइन द रिटर्न। यहाँ पर एक और केस हो सकता है कि अगर कोई कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हैज़ बीन एडमिटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो उस केस में जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिनको अपॉइंट करती है, तो उनको क्या करना है, उनको रिटर्न ऑफ इनकम पर साइन करना है। अगर नॉन रेसिडेंट कंपनी है तो उस केस में अ पर्सन होल्डिंग अ वैलिड पावर ऑफ अटर्नी, कॉपी ऑफ सच पावर ऑफ अटर्नी मस्ट बी अटैच्ड विद द रिटर्न। तो उस केस में जिसके पास भी पावर ऑफ अटर्नी रहता है उनको क्या करना है, रिटर्न ऑफ इनकम में साइन करना है, और उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट है पावर ऑफ अटर्नी का उसको भी वहाँ पर अटैच करना है। नेक्स्ट आता है अगर एसएससी इज एनी अदर एसोसिएशन, तो उस केस में एनी मेंबर और प्रिंसिपल ऑफिसर इज सपोज टू वेरीफाई द रिटर्न। और अगर एसएससी इज एनी अदर पर्सन, सो सच पर्सन और एनी अदर पर्सन हु इज competent टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, उनको करना है जो रिटर्न ऑफ इनकम है उसको वेरीफाई। तो ये जो सेक्शन 140 है इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आप एक दो और बार इसको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे बुक से देखकर, तो आपको इजीली याद रह जाएगा। सो इसके बाद नेक्स्ट आता है परमानेंट अकाउंट नंबर और पैन। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था किसको कंपल्सरीली अप्लाई करना है पैन के अलॉटमेंट के लिए, फिर पेनल्टी वगैरह, ये सब कुछ हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। फिर यहाँ पर किसे अप्लाई करना है पैन के लिए, वो है सुओ मोटो अलॉटमेंट ऑफ पैन है। फिर आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ पैन दिया गया है। ये भी अब आप लोग खुद पढ़ेंगे तो अभी आप जिस स्टेज पर हैं समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है पैन और आधार नंबर ऑन टीडीएस एंड टीसीएस सर्टिफिकेट। जिस किसी भी इंसान ने किसी दूसरे पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किया है उनको अपना पैन इंटीमेट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर पैन चाहिए टीडीएस एंड टीसीएस दोनों ही चीज़ के लिए। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि आपको अगर अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस या नेम या कुछ भी चेंज कराना है तो आपको एओ यानी कि जो असेसिंग ऑफिसर होते हैं उनको इंटीमेट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कोटिंग ऑफ आधार नंबर अंडर सेक्शन 139AA। एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू obtain आधार नंबर शैल कोट आधार नंबर इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन एंड इन द रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम में, और आपके पास अगर पैन नहीं है और आप पैन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में डालना भी बहुत ज़रूरी है। आई होप ये वाला जो रिवीजन क्लास है रिटर्न ऑफ इनकम का जो थर्ड पार्ट है ये आप लोगों को अच्छा लगा, समझ में आया रिटर्न ऑफ इनकम अच्छी तरह से। और बहुत ही जल्दी मैं एडवांस टैक्स का भी जो रिवीजन क्लास है वो लेकर आऊँगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने सीएमए इंटर सीएस एग्जीक्यूटिव दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब कीजिए।